बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, रमज़ान का आगाज़ है और रमज़ान के आगाज़ में हर रोज़ मेरी ये दुआ होती है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान, मुसलमान और पूरी इंसानियत इस कोरोना वायरस की वबा से जल्द जान छुड़वा सकें और अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद करे। लेकिन इस वक्त कोई सूरत हाल बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नज़र नहीं आ रही है। पूरी दुनिया के अंदर 31 लाख के करीब अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और ऐसे में 2.25 लाख लोगों की अमवात भी वाक़या हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी पिछले 24 घंटे के अंदर अमवात की तादाद में भी और केसेस की तादाद में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त 14,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हैं और 300 से ज़ायद अमवात वाक़या हो चुकी हैं। अभी के ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 20 लोग लुक़माए अजुल बने और तकरीबन 800 के करीब, 750 के करीब लोग नए केसेस के तौर पर सामने आए कोविड-19 के। ऐसी सूरत हाल में एक ही तरीका है इस वबा से लड़ने का और वो तरीका है यकजहती का। इसके अंदर अवाम, हुकूमत, तमाम पार्टियों, तमाम उलमाए, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को इकट्ठा होकर एक जान होकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसी हवाले से बात करेंगे और क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हमने पल्ले से बांध लेना है और जब तक कोरोना वायरस की वबा से जान ना छूटे हमने इसे छोड़ना नहीं है। हमारे साथ जो आज मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सेनेटर फैसल जावेद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानी मानी शख्सियत, यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अगले सेगमेंट में जब हम बढ़ेंगे सियासत से आगे बढ़कर तो हम बात करेंगे हस्पतालों की, डॉक्टर्स की, इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है, ओवरऑल एहतियाती तदाबीर क्या लेनी है। हमारे साथ उस हवाले से बात करने के लिए मौजूद होंगी डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा, जो कि कोरोना वायरस का जो आइसोलेशन वार्ड पिम्स के अंदर इस्लामाबाद में बनाया गया है उसकी सरबराही कर रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स पुलिस की एक बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम हुकूमती इक़दामात, अहकामात को इम्प्लीमेंट करवाए और उनको इम्प्लीमेंट कराने में उनको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी ASP कोहसार, इस्लामाबाद पुलिस से ताल्लुक़ है, डॉक्टर अकीला नियाज़, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे फैसल जावेद खान की तरफ। फैसल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो, इट्स सच अ प्लेजर हैविंग यू। फैसल, हम ये देख रहे हैं कि एक तनाव पाया जा रहा है सिंध में भी और वफाक में भी, अपोजिशन में भी, गवर्नमेंट में भी। ये तनाव, ये सियासत, ये बयानबाजियाँ, ये तानेबाजियाँ, ये तमाम की तमाम कोरोना वायरस के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकती हैं। हम दूसरों की बात नहीं, मैं अभी बिलखुसूस अगर PTI की बात करूं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अली जैदी साहब, ये शहबाज गिल और फैसल वावडा साहब, ये सारे के सारे अपनी बातें कोरोना के बाद बचा कर रख लें और एट दिस पॉइंट इन टाइम हम सारे के सारे यकजा होकर, यूनाइटेड होकर इस बीमारी से लड़ें? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत का नाम क्या है, पंजाब के वज़ीर सेहत का नाम क्या है, वफाक में जो वज़ीर सेहत है उनका क्या नाम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सिंध के वज़ीर सेहत कौन है। और यही किसी से भी पूछता हूँ तो उनको नहीं पता होता, उन्हें गूगल करना पड़ता है। अजरा पिचियो साहिबा है ना वज़ीर सेहत सिंध की? जी, आपने बताया है और बहुत से लोगों को यकीन कीजिए जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको नहीं पता था और उनको गूगल पे वो चले गए होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि सिंध ने, गुजारिश ये है कि सिंध ने प्रैक्टिकल कोई काम नहीं किया है, सिर्फ आके प्रेस टॉक की है और प्रेस टॉक करके बिलावल इधर आ गए इस्लामाबाद में और यहाँ के ट्विटर पे शुरू हो गए हैं। ना अंदरूने सिंध का उन्हें पता, देहात के सिंध का 75% आबादी गुर्बत की लाइन के नीचे है, ना कभी मच्छर कॉलोनी कराची में गए हैं, ना कभी लियारी के अंदर लोगों को जाके देखा कि उनके क्या हालात हैं, कुछ पता ही नहीं है। और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शोज करा लें और प्रेस कॉन्फ्रेंस और आर्टिकल और ट्विटर पे करवा लें, तो हम तो उनको कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल चीज करें, सियासत ना करें।
یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کی ہے کہ سیاست ہو جائے گی انشاءاللہ. کورونا ختم ہو اس کے بعد جلسے بھی ہوں گے, جلوس بھی ہوں گے, آپ سب کچھ کریں, پریس کانفرنسز کریں, سیاست کریں, جو مرضی کرنا ہے کریں, لیکن اس وقت پریکٹیکل کاموں پہ توجہ دیں. اگر آپ پریکٹیکل پریس کانفرنس کریں, آپ پریس کانفرنس کریں, مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا چیزیں کی ہیں. یہاں ڈیلی پرائم منسٹر جو ہے میٹنگز کر رہے ہیں, ڈیلی یہاں پہ اقدامات کر رہے ہیں, پریس کانفرنس آ کے وزیر بتاتے ہیں, اسد عمر صاحب الگ پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں ایک ایک چیز کہ آج کیا کیا ہوا, کتنے کٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کوارنٹین سینٹرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پیرامیڈکس کے حوالے سے, یعنی کہ جو عملی اقدامات کر رہے ہیں. ڈاکٹر مرزا ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں وفاق کی طرف سے. اسی طرح پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ایکٹیولی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہاں تو کام کی بات ہوتی ہے. ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ آپ بتائیں پریس کانفرنس میں, ادھر آپ پریس کانفرنس دیکھیں سارا وقت سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں, سارا وقت 18ویں ترمیم پتہ نہیں کہاں چلی گئی, اور اب اچانک سے پتہ نہیں کیا ویرا مچا رہے ہیں 18ویں ترمیم کا. سمجھ نہیں آئی ہے کرونا جب آیا ہے تو کہاں گئی صوبوں کی خود مختاری. ہمیشہ تو یہ نا وفاق صوبے پہ ڈالتا تھا, صوبہ وفاق پہ ڈالتا تھا. اب یہاں پہ سارا کچھ 18ویں ترمیم کے بعد ساری چیزیں ذکر بھول گئے اور کہتے ہیں جی وفاق نہیں کر رہا. لوگ تو آپ سے پوچھتے ہیں نا 18ویں ترمیم والوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کدھر گئی. باقی صوبے تو کام کر رہے ہیں, ادھر سے تو اون تک نہیں ہوتی. پنجاب میں بھی کام ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی کام ہو رہا ہے, بلوچستان میں بھی کام ہو رہا ہے, وفاق میں. ایک سندھ کا کیوں حال برا ہے, ایک سندھ والے ہی کیوں کہتے ہیں. اور پھر یہ بحث کہاں ہو رہی ہے, یہ بحث اب شروع کہاں سے ہوئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی. اسمبلی کا تو اجلاس ہو نہیں رہا تو 18ویں ترمیم میں کیسے چینج کریں گے. اور دوسری بات, اگر نظر ثانی کی بات ہو بھی جاتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, تو وہ ظاہر کنسنسس سے ہوگی. اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے کنسنسس پیدا کریں گی اور اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تب ہی ہوگا. اور اگر کوئی اس پہ ڈبیٹ بھی ہوتی ہے تو کوئی بری بات نہیں. 18ویں ترمیم میں ایک صوبائی مختاری خود مختاری کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں, تو بہرحال دیکھا جا سکتا ہے, ڈبیٹ ہو سکتی ہے اس پہ. یہ اپوزیشن کم اور چھوئی موئی زیادہ ہے ہر چیز میں. ان کی کبھی بھی انیتا کبھی بھی ان کی پریکٹیکل اپروچ نہیں رہی. ان کی ہمیشہ نعرے, جذبات, اور میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ جو جس چیز پہ یہ سیاست کرتے آئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ پریکٹیکلی کیا نہیں ہے. صحیح. اچھا فیصل, یہ تو بات ہوگی نا پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کے پاس تو ایک صوبے کی حکومت ہے, لیکن بہت ساری بڑی جماعتیں ہیں ان کے پاس صوبوں کی حکومت نہیں ہے. پی ایم ایل این ہے, جے یو ایف اے ہے, بہت ساری جماعتیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ سجیشنز ہیں جو ہم حکومت کو دینا چاہتے ہیں, ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو کیا گورنمنٹ ان کی فالوئنگ, جو ان کے چاہنے والے ہیں, ان کو استعمال کرے گی اس فالوئنگ کو کہ لوگوں کو کہا جائے کہ گھروں پہ بیٹھے؟ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر بیٹھے اور اس مسئلے کو سارے مل کر حل کرے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ بھی پالیٹکس ہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ اپوزیشن کو انوالو نہیں کر رہے, یہ غلط بات ہے. 10 میٹنگز ہو چکی ہیں کوارڈینیشن کمیٹی کی, جس میں سارے صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے. چلیں یہ تو حکومت کی حد تک ہو گیا جس میں پیپلز پارٹی آ جاتی ہے, پی ایم ایل این تو نہیں آتی ہے نا, چلے وہ اس کی حد تک ہو گیا. اب آئے پارلیمنٹ. پی ایم ایل این کہاں آتی ہے؟ پارلیمنٹ میں. گورنمنٹ میں اگر نہیں ہے نا, اگر گورنمنٹ میں ہوتی پی ایم ایل این کسی صوبے میں ہوتی تو وہ آٹومیٹیکلی اس پروسیس کا حصہ بن جاتی. جس طرح پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا حصہ ہے سندھ میں, تو وہ 10 میٹنگز میں ان کے وزراء اعلیٰ جو ہیں, وزیر اعلیٰ جو ہیں, انہوں نے بھی شرکت کی اور باقی وزراء نے بھی شرکت کرتے ہیں. وہ یہ اور بات ہے کہ وہ میٹنگ میں کچھ اور چیز کہتے ہیں اور باہر جا کے کچھ اور چیز کہتے ہیں. چلے اس پہ میں زیادہ بحث نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سب کو کام کی توفیق دے, کام کریں, سب تعریف کریں گے. دوسرا آ گیا پی ایم ایل این. اب پی ایم ایل این گورنمنٹ میں نہیں ہے تو وہاں پہ پارلیمنٹ میں کئی نشستیں ہو چکی ہیں جہاں پہ پی ایم ایل این کے سینیٹرز بھی ہیں, پی ایم ایل این کے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, اور بھی لوگ بتا دیں جن کو ہم نے ڈسکشن میں انوالو کرنا ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں. تو ایسی بات نہیں. اسد کیسر صاحب جو سپیکر ہیں کئی اجلاس کر چکے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ابھی تو اسد کیسر ہے نا, اتنا زیادہ ملتے ہیں اپوزیشن والوں کو, اتنا زیادہ ملتے ہیں. ایک تو اسد کیسر صاحب بھی نا کمالی آدمی ہیں, وہ ان کے تعریفیں ہوتی ہیں اور وہ اتنی زیادہ میل جول کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن ایاز صادق صاحب جب سپیکر تھے ہمیں تو کبھی نہیں ملے تھے. میں تو اس دن ایاز صادق صاحب کو پہلی بار ملا ہوں. تو ایاز صادق صاحب سپیکر تھے, ہم سینٹ میں تھے, ہمیں تو وہ کبھی بھی نہیں ملے تھے.
تو ان کو بڑی اسد صاحب کو بڑی ملتے رہتے ہیں ساری اپوزیشن پارٹیز کو, تو انوالو کرتے ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ جی ان کو پولیٹیکل پارٹیز کو اپوزیشن کو کون سے ایسے مشورے ہیں جو یہ دینا چاہتے ہیں اور میٹنگ میں نہیں دے پاتے, وہ پھر ٹی وی پہ آ کے بتا دیں کہ گورنمنٹ یہ کریں. ضرور دیں. آپ کے پاس 3 فورمز ہیں نا, ایک تو گورنمنٹ کی جو اپوزیشن پارٹی ہے پیپلز پارٹی, اس کے پاس گورنمنٹ کا فورم ہے جو میٹنگز ہوتی ہیں NCC کی. پی ایم ایل این اور دیگر پارٹیوں کے پاس فورم ہے پارلیمنٹ کا, اور وہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں وہ آتے ہیں. تیسرا فورم ہے, اگر وہاں پہ بھی بات نہیں ہوتی, وہ ہے میڈیا. آپ میڈیا پہ آ کے 4-5 وہ مشورے دے دیں جو آپ نے دینے ہیں, جب سے آپ بات کر رہے ہیں وہ مشورے آپ دے بھی دیں. انٹرسٹنگ, رائٹ. اچھا فیصل, ایک اور مسئلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو وفاقی حکومت کے لیے بھی چیلنج بنا ہوا ہے کہ حکومت نے تو لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے, لیکن لوگ نہیں لاک ڈاؤن کو تسلیم کر رہے اور بازاروں میں رش بہت بڑھ گیا رمضان کے آتے ہی. اس صورتحال کو اگر ہم بگڑتا ہوا دیکھیں گے آگے, تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کیونکہ دنیا میں پہلی بار ہوا ہے اور پتہ ہی نہیں کسی کو کہ اب آگے کیا ہوگا, کس طرح سے ہوگا. مختلف اس میں کیس سٹڈیز آ رہی ہیں یا ریسرچ آ رہی ہیں یا ٹرینڈز آ رہے ہیں. پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. پاکستان کو, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, پاکستان کمپیریٹیولی اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے دنیا سمجھ رہی تھی یا ہونے چاہیے تھے پاکستان کے, کنسیڈرنگ آل دوز سرکمسٹانسز. لیکن پاکستان کے اللہ کا فضل ہے کہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے باقی دنیا میں ہیں, اتنی یعنی کہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بھی ہیں. لیکن پرابلم کیا ہوا, جہاں پہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا نا انہوں نے, اب انتہائی سخت کرفیو, وہاں پہ بھی ان کو اب واپسی جانا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں انڈیا میں 3 مئی سے وہ اس کو واپسی آ رہے ہیں لاک ڈاؤن سے, آہستہ آہستہ کھول رہے ہیں اور اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں. اٹلی میں بھی کر رہے ہیں, اسپین میں 4 مئی سے کر رہے ہیں, آسٹریا میں کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ڈینمارک میں میرا خیال ہے 15 اپریل سے ہو گیا, اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں 16 اپریل سے ہو گیا. تو دنیا میں مختلف ماڈلز ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن از ناٹ دا سولوشن ٹو دس پرابلم. ہمارے جیسے ادھر اگر کنسیڈر کریں ان ملکوں میں, انڈیا پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں اتنی زیادہ غربت ہے, ہمارے لیے تو پاکستان کے لیے تو کسی صورت بھی, یعنی کہ بھوکا آدمی جو دیہڑی دار ہے, مزدور ہے, جو پرائم منسٹر پہلے دن سے جن کی بات کرتے آئے ہیں, جن کے لیے پیکج بھی دیا, جن کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں, تمام تر فوکس بھی ان پہ ہے, ان کا گزارا بہت مشکل ہے. یہ چیز سمجھنی ہوگی لوگوں کو. تو ہمیں بیچ کا راستہ نکالنا ہوگا. اور یاد رکھیں یہاں پہ علماء اکرام اور میڈیا, ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. میں میڈیا والوں سے درخواست کرتا ہوں, علماء اکرام تو اپنا دیکھیں کام کر رہے ہیں, وہ آئے, انہوں نے میٹنگز کی, SOPs طے کیے, اور وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو کنوے کر رہے ہیں. یہ آسان بات نہیں ہے, یہ آسان بات نہیں. ہم پاکستانی, ہم جانتے ہیں ہماری عادتیں ہیں کچھ, ہم لوگوں کا گاؤں دیہاتوں میں ایک طریقہ کار ہے. اس چیز کو چینج کرنا ہمیں تھوڑا سا ایک دم سے نہیں ہو جائے گا. لیکن علماء اکرام, میڈیا کو میں درخواست کروں گا, میڈیا جو ہے خدا کے لیے تنقید کریں ضرور, لیکن آپ اپنا ایئر ٹائم ہے نا اس کو یوٹیلائز کریں ان شیپنگ اپ the mindset of the people. Concentrate on that. لوگوں کے ذہنوں کے اوپر ان کی اپنے لیے احتیاط کرنے کے لیے ان کو ایسے پروگرامز کریں. 1-2 مہینے تک تو بس یہی بات کریں. یاد رکھیے ریپیٹ کا آپ جب کرتے ہیں تب لوگوں کے ذہن میں چیز بیٹھتی ہے, اور پریکٹیکلی جب آپ کر کے دکھاتے ہیں تب بیٹھتی ہے. جہاں گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے وہاں میڈیا بھی جو ہے وہ رول پلے کرے, تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ خود سے احتیاط کریں گے, خود سے کریں گے, اور ہم انشاءاللہ مل کر بعد میں ہم پھر سیلیبریٹ کریں گے اس کو. ہم جا کے رائٹ. سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب, میں بریک کی طرف جاؤں گی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس کے بعد پھر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, PMLN کے رہنما. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آف دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم سینیٹر فیصل جاوید خان سے بات کر رہے تھے. ابھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں جو کہ PMLN کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
चौधरी साहब एक बात मुझे बताइएगा, हम बार बार सुन रहे हैं कि PMLN बिलखुसूस क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का एक एक्सपीरियंस है डेंगू के हवाले से, इनके पास कुछ सजेशंस हैं जो कि वो हुकूमत को देना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले फैसल जावेद खान साहब कह रहे थे कि अगर कोई सजेशंस हैं तो बहुत सारे फोरम्स हैं, उसके ऊपर वो सजेशन दे दें और हुकूमत उनको सुनकर देखेगी कि उनको फॉलो करना है या नहीं करना। तो ऐसे कौन से सजेशंस हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो कि शायद शहबाज शरीफ साहब आमना सामना करके प्राइम मिनिस्टर साहब का ही बताना चाह रहे हैं? देखिए, बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि कौन सी सजेशन हैं, मुतअद्दिद दफा ये चीजें सारी डिस्कस भी हुई हैं हमारी मुख्तलिफ मीटिंग में, करारदाद की शक्ल में भी ये चीजें, मुख्तलिफ करारदाद की शक्ल में ये चीजें मंजर-ए-आम पे लाई गई हैं। लेकिन फैसल जावेद साहब चूंकि जरा नो मौलूद है, इसलिए वो समझते हैं शायद सियासत गवर्नमेंट की सारी सोशल मीडिया भी चलती है, क्योंकि उनकी सारी जिनकी काम ही ये रहे हैं लोगों के। अब अगर ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दें और वो सजेशन हुकूमत तक चली जाएगी, और उधर फंडियार साहब ट्वीट कर दें और उधर मौलाना फजल रहमान साहब ट्वीट कर दें, बहरहाल मैं उनके इस क्या कहूँ, ना सरकारी कहूँ या नापुख्तगी कहूँ, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती होती। वरना इस वक्त आप और मैं आमने सामने बैठ के प्रोग्राम ना कर रहे होते, आप अपना ट्वीट कर देते, मैं अपना ट्वीट कर देता, आपका प्रोग्राम हो जाता, हमें क्या जरूरत है आमने सामने बैठ के बात करने की। तो जो संजीदा मौजू होते हैं जिनके ऊपर पूरी कौम इस वक्त मुसीबत में मुब्तला है, जिसके ऊपर लोग जो है, अब आपने जब मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए जा रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है ये इस तरह की बातें करने की, लेकिन अब आप ट्वीटों से वो ईरानी ज़ाहिरीन जो आए हैं उनके साथ जो स्टेटमेंट हुई है, जो उसमें आपके मुशीर का किरदार है वो ट्वीट से रुकता है। जो बाकी लोग यहाँ पे जिन्हें की जरूरत थी, जिन्हें फौरी इमदाद की जरूरत थी, वो ट्वीट से दी जा सकती है। हमें कोई शौक नहीं है कि इनके साथ बैठे हैं या इनके साथ बैठ के कोई, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन का एक मौसम किरदार हमेशा हर दौर में रहता है। अपोजिशन की बात जो होती है उसमें संजीदगी होती है। अपोजिशन की तमाम जो काबिल अमल और जो संजीदा तजवीज़ है उनको आप जो है वो अपने पल्ले बांधे, लोगों का उसमें भला है। हुकूमत की भलाई से हमें कोई ना वो होनी है ना वो उनके नसीब में है। लेकिन खुदा के लिए अभी मैं अभी कल एक बात जो है वो फॉरेन एनालिस्ट उनकी बात में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि तमाम हुकूमतें जो हैं दुनिया के वो ममालिक जो खासतौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो कमर बस्ता हो चुके हैं। अभी तक का क्या प्लान है और उसके बाद का क्या प्लान है। और उन्होंने कहा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अगर उनमें ये जो कोरोना वायरस है अगर ये रह गया तो आप तो सख्ती पाबंदियां लग सकती हैं। जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मुल्क है जहाँ पे पोलियो रह गया है, बाकी तो पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो गया है। आप वहाँ की सोचें, बाहर बैठे लोग बातें कर रहे हैं आज से महीना बाद, 6 महीने बाद, साल बाद की स्ट्रेटेजी, और इनकी बातें आप सुने, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि किस किस्म के लोग हैं ये और क्या इनकी सोच है कि ट्वीट पे आपको मैसेज दिए जाए, ट्वीट पे आपको तजवीज़ दी जाए, ट्वीट पे आपको सोल्यूशन दिए जाए, और जब मीटिंग में बैठे उसके चले जाते हैं। तो मतलब मैं समझता हूँ कि गैर संजीदा लोगों का एक लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब इसके रिबटल में या इसके डिफेंस में पीटीआई भी कहती है कि देखें प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त बहुत बिजी हैं, और इसलिए बिजी है बिकॉज कोरोना वायरस से लड़ना है, इससे नबरदाज़मा होना है। तो ऐसे में इतनी लंबी तकारीर वो बैठकर नहीं सुन सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनको और भी बहुत सारी चीज़ों से निपटना है। देखिए, आप भी इस्लामाबाद रहती हैं और इत्तेफाक से मेरा जो हल्का है प्राइम मिनिस्टर का जो घर है बनी गाला वो मेरे हल्के में है। मैं अक्सर उस रास्ते से गुजरता हूँ जहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब बनी गाला से तशरीफ लाते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। 11 बजे से पहले मैंने उन्हें कभी घर से निकलते नहीं देखा, और वो मसरूफ बहुत ज्यादा है। पता नहीं किस काम मसरूफ है, तो पाकिस्तान की कौम भी जानना चाहती है कि कितनी उनकी मसरूफियत है, और इससे ज्यादा जरूरी कौन सा काम है। क्या उन्होंने कोई जिम लगाना होता है या और जाके उन्होंने कोई एक्सरसाइज करनी होती है, कोई मरगला की पहाड़ियाँ चढ़नी होती है। पूरी कौम अजाब में मुब्तला है, इसके लिए टाइम नहीं है उनके पास, तो बाकी किस चीज के लिए टाइम है ये कौम को बता दें। आप सेटिस्फाइड क्यों नहीं है वजीर आजम साहब की कोविड के हवाले से? जितनी भी देखिए वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, वो कौम के सामने आकर सिचुएशन भी बताते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे PMLN सेटिस्फाइड नहीं है तारिक फजल चौधरी साहब? देखिए, PMLN की सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर कोई मीडिया ये समझता है कि PMLN को सेटिस्फेक्शन चाहिए, सेटिस्फेक्शन तो पाकिस्तान की आवाम को चाहिए। जिन लोगों को जो सहूलियात वहां पहुंचानी थी वो नहीं पहुंच सकी। अब लॉकडाउन में क्यों नरमी की गई है? सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ वीडियोज आ रही हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी जिंदगी बिल्कुल मामूल पे है,
तमाम दुकानें मार्केट्स खुल चुकी हैं, ये आपके इल्म में होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप सोशल मीडिया की वो जो वीडियोज हैं आप अपने कैमरा के थ्रू भिजवाएं, इस्लामाबाद की अपारा मार्केट भिजवा दें, इस्लामाबाद की G10 मरकज भिजवाएं, G9 भिजवाएं, इतनी राजा बाजार भिजवाएं, कमेटी चौक भिजवाएं, फवारा चौक भिजवाएं, सदर भिजवाएं, ये तो आपके नजदीक ही इलाके हैं। हम तो सारे शहरों का दिखा रहे हैं तारिक फजल चौधरी साहब। अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल वाकई में बिगड़ती हुई नजर आ रही है हम लोगों को, लॉकडाउन। लेकिन क्या इसके अंदर सिर्फ हुकूमत के ऊपर मलबा डाला जा सकता है या कौम की जिम्मेदारी भी या इनफरादी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है? देखिए अनीका, अगर आप ये समझती हैं कि ये लॉकडाउन की अनाउंसमेंट और उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो स्कूल के मास्टरों का काम है या मालियों का काम है, तो फिर तो ये कभी भी नहीं होगा। ये यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। पूरी दुनिया में जहाँ लॉकडाउन हुआ है वहाँ पे बाकायदा कर्फ्यू लगाए गए हैं, औकात कार को फिक्स किया गया है और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। राइट। आप इन्होंने सबसे पहले कहा कि हम नाम में टाइगर फोर्स बनाते हैं तो घरों घरों में राशन देंगी। बुरी तरह वो तजर्बा नाकाम हुआ। मैंने इस्लामाबाद में किसी एक घर में नहीं देखा 22 लाख की आबादी है कि किसी ने उसी टाइगर फोर्स में किसी मुस्तहिकों को खुराक पहुंचाई हो। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हम लोगों को खुराक वगैरह पहुंचा नहीं सकते, मजदूरों को घरों में कुछ चीज दे नहीं सकते, लॉकडाउन में नरमी कर दी। अब लॉकडाउन में नरमी करने के नतीजे में जो ये सूरत हाल हो रही है, ये आपके सामने मैंने ये भी बात की। दूसरी बात, ये जो उलमा हज़रात के साथ जिन लोगों ने मीटिंग की है, सदर मुमलिकत को 2 साल के बाद भी सोए हुए उठे और उन्हें याद आई है कि उनका भी कोई अहम किरदार है, उन्होंने उलमा हज़रात को बुला लिया। भाई तुम्हारा क्या काम है? अपनी लैंग्वेज देखो, पूरे मुल्क के बारे में तुम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, इज्तिमाई ज्यादती और फलाना, इस सोच के रखने वाला शख्स उलमा को बुला के मीटिंग कर रहा है, सारी मस्जिद खुलवा दी, तरावियों के लिए सारी जनाब मस्जिद। अब मुझे अब ये बताएं, पूरी दुनिया में उलमा ने गवर्नमेंट में कंसेंसस के साथ फैसले हुए हैं, यहाँ पे कौन सा कंसेंसस दिया है इन्होंने? मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 90% आज रमजान शरीफ में 90% मसाजिद में कोई SOP फॉलो नहीं हो रहा। ये भी मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, बेशक आप इसे चेक कर लें। भाई किस मस्जिद में 6 फुट के फासले पर नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, ये बातें देख लीजिए। मेरी जिम्मेदारी हुकूमत की, उन्होंने कहा SOP फॉलो ना हुए तो हम इसका बंदोबस्त करेंगे। तो कहाँ पे SOP फॉलो हो रहे हैं, जरा बताएं आप मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, अगर PMLN इस वक्त इख्तिदार में होती तो आप लोग इस हुकूमत से क्या चीज़ें मुख्तलिफ कर रहे होते? क्या क्या चीज़ें और क्या क्या इक़दामात ऐसे होते जो कि इस गवर्नमेंट से डिफरेंट होते? देखिए, ये तो खैर बड़ी एक लंबी बात है, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात कर रही हैं, लेकिन मोटी मोटी जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं कि आवाम में शऊर पैदा करना, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना, ये किसी भी जिम्मेदार हुकूमत की आप ये कहें कि जिम्मेदारी होती है। उसके बाद पूरी दुनिया अगर ये कह रही है कि लॉकडाउन भी रखना हो जिसमें आवाम की जिंदगी के अंदर सहूलत पैदा की जाए, न कि लोग कोविड की बजाय भूख से मरना शुरू हो जाए। ये मैनेजमेंट सारी एक अच्छी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। और उसके अलावा जो मैंने आपसे आखिरी बात की कि उलमाए किराम के साथ कंसेंसस पैदा करके मजबूत रवादारी के साथ बेहतरीन डिसीजन करना। मस्जिद नबी इस वक्त बंद है, हरम शरीफ में जो है वो तरावी नहीं हो रही, और यहाँ पे इन्होंने जनाब बगैर किसी मुशावरत के इन्होंने ये चीजें खुलवाई हैं। तो जाहिर है, मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करती, उलमाए किराम को भी हम दौड़ लेती, उनसे मशवरे से फैसले करती, बेहतर फैसले होते। तो चंद चीजें हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, फिर वही बात रेपुटेशन में चली जाएगी, जो बॉर्डर्स के ऊपर मिसमैनेजमेंट हुई है इसकी हुकूमत ने की है। पाकिस्तान में जितने लोग बाहर से आए हैं, अब हमारे लिए जो देहात है, जेलम जादे शुरू होते हैं गुजरावाला तक, जहाँ पे जितने मैं केसेस देख रहा हूँ सारे पाकिस्तानी बाहर से आए हुए हैं, किसी को कोई टेस्ट नहीं, किसी को कोई पता नहीं है। ये चंद चीजें हैं। बाकी इसके अलावा फंड जनरेशन कितनी करनी है, आप कशकोल लेके मांगना शुरू कर दें, इस तरह घूमते नहीं चलती। कितना किसान हुआ, पैसे कितने मिले आपको? 55 करोड़ के इस्लामाबाद में 2 घर नहीं आते, पूरे मुल्क को क्या आप फीड करेंगे? तो मेरा मतलब ये है कि ये चीजें सारी मीडिया के लिए है, अवाम की भलाई ये हमारा मकसूद है। हम कोई अपनी जमात की सेटिस्फेक्शन नहीं चाहते, पाकिस्तान की अवाम की उस आदमी की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं जिसकी जिंदगी जो है वो अजाब बन गई है। राइट डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुझे अनफॉर्चुनेटली कथा कलामी करनी पड़ी है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर हमारे साथ पेम्स अस्पताल की डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा मौजूद होंगी। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ सियासत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियाती तदाबीर को और लॉकडाउन को और घर में रहने को और एक दूसरे से फासला रखने को किसी भी तरीके से वक्त के गुजरने के साथ साथ हल्का ना लेते जाएं। आज पेशावर के अंदर, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी में, कराची में, कोयटा में, इस्लामाबाद में जो हालात हैं वो ऐसा मालूम नहीं होता कि किसी भी किस्म का लॉकडाउन का नफाज हो रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन हो, सॉफ्ट लॉकडाउन हो, जो भी लॉकडाउन को नाम ले लें, आपने घर पे रहना है अनटिल अनलेस आपका निकलना बहुत ज़रूरी ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये सूरत हाल देख नहीं रहे। आपके सामने ज़रा सूरत हाल क्लैरिटी के साथ रखने के लिए हमने प्रोग्राम में मदू किया है डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा को, जो कि पिम्स के अंदर कोरोना आइसोलेशन वार्ड को की सरबराही कर रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू एंड आई अंडरस्टैंड कि आप लोग जितने भी फोरफ्रंट के ऊपर कोरोना से लड़ रहे हैं, बहुत शदीद प्रेशर आप लोगों के ऊपर भी है। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले सिंध के कुछ डॉक्टर्स ने तमाम लोगों को कहा था कि लॉकडाउन को सख्ती से इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद फिर शहबाज गिल साहब की तरफ से कहा गया कि जी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये तो सियासी बयान है। फिर लाहौर के डॉक्टर्स ने, शौकत खानम के डॉक्टर्स ने, तमाम ने इस बात को की तायीद की कि लॉकडाउन इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, कंडीशन जो है अभी सूरत हाल एट दिस पॉइंट इन टाइम कोरोना के हवाले से, जब आप लास्ट टाइम मेरे शो में आई थी और अब तक, क्या बिगड़ी है या बेहतर हुई है? देखिए, कंडीशन तो ग्रेजुअली मैं समझती हूँ कि पहले के मुकाबले में दिन ब दिन जो लोगों की तादाद है, जो पॉजिटिव केसेस हैं, वो यकीनन बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टैटिक फेज़ आ गई हो। पेशेंट्स, चूँकि हमारा हॉस्पिटल एक रेफरल हॉस्पिटल है जहाँ पे डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं, और वो चाहे पिंडी के पेशेंट्स हों, चाहे वो KPK के हों या फिर आज़ाद कश्मीर के हों, वो एक एज अ रेफरल हॉस्पिटल इसको लेते हैं और जहाँ से भी वो अपनी सिम्टम्स लेके आते हैं वो हॉस्पिटल में आते हैं। तो पिम्स के ऊपर तो हमेशा से बर्डन रहा है, लेकिन कोरोना के हवाले से बात करें तो यकीनन इस नंबर में मुसलसल इजाफा ही हुआ है। कंपैरेटिवली बाकी एरियाज़ के साथ आप देखें तो नंबर उस तरह से ज़्यादा नहीं है। अभी तक हमारे पास 133 पॉजिटिव केसेस आए हैं, और उनमें से तकरीबन 11 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक्सपायरी हुई है। 11 पेशेंट्स की बात हुई है। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम डॉक्टर साहिबा, पिम्स के अंदर कितने लोग हैं जो कि आइसोलेशन वार्ड में हैं, और कितनों को आप लोगों ने तकरीबन ये बोला होगा कि घर के अंदर जाकर आप अपनी आइसोलेशन को पूरा करिए? जी, पिम्स में ये है कि जैसे ही हम पेशेंट डिस्चार्ज करते हैं तो उसी के साथ न्यू एडमिशंस भी आना शुरू हो जाते हैं, और इसमें चूँकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जो सस्पेक्टेड होते हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी अवेटेड होती है। कभी कभी उन्हें भी हमें एडमिट करना पड़ जाता है, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि हम उनको किसी और वार्ड में शिफ्ट करें या रिपोर्ट का इंतज़ार करें। लाइक उनको सांस में प्रॉब्लम हो रहा होता है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से यानी हमारी वार्ड में हर वक्त तकरीबन 15 से 16 या कभी कभी 18 पेशेंट्स भी एट वन टाइम एडमिट रहते हैं। यानी आपको नज़र आ रहा होता है किसी पेशेंट का कि इसको कोरोना है, लेकिन उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया होता अभी तक। डॉक्टर साहिबा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोग शायद लॉकडाउन को भी और कोरोना वायरस को भी बड़ा हल्का लेने लग गए। बिलखुसूस रमज़ान की आमद होते ही हमने देखा है कि लोगों का बाज़ारों में भी रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शॉपिंग करने के लिए, अशय खुरनोश ख़रीदने के लिए। इसके साथ साथ मसाजिद के अंदर भी रश बढ़ गया है। ऐसी सूरत हाल में क्या डॉक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम से कोरोना वायरस बढ़ेगा और फैलेगा? ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली बहुत सारी बातों को लेके चल रही होती है। उनके माइंड में बहुत सारी बातें होती हैं कि किस किस्म के तबके को क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, लॉकडाउन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। यकीनन वो एक डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं। लेकिन एज अ डॉक्टर हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि जो हमारी आवाम है वो थोड़ी सी कैजुअल हो गई है, और जिस तरह से वो इकट्ठे हो के शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, और उनको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा इस चीज़ का कि कितने लोग जो है वो एट अ टाइम मुतासर हो सकते हैं। चूँकि जो लोग हॉस्पिटल्स में काम करते हैं उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है कि किस कंडीशन में पेशेंट आते हैं, उनको कितने प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं और कितने ज़्यादा सीरियस कंडीशन में वो आ रहे हैं। तो अभी भी ये बात बचा है कि पेशेंट ठीक है, मेजॉरिटी अभी भी ऐसे हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ वाले हैं, लेकिन मॉडरेट से सीवियर डिजीज़ में कन्वर्ट होने में उन्हें इतना टाइम नहीं लगता। तो इसमें मेजॉरिटी वो पेशेंट्स हैं जिनकी एजेस ज़्यादा हैं या जिनको कोई ना कोई बीमारी साथ शामिल है। लेकिन यह है कि यंग अफराद भी उसी तरह से मुतासर हो रहे हैं, और अगर हमारी सारी पॉपुलेशन इस तरह से ग्रेजुअली मुतासर होती चली गई तो फिर यकीनन आपको मालूम है कि किस तरह से सबको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा और किस तरह से होम आइसोलेशन और सारे मसाइल, यानी नंबर में इजाफा होगा तो मसाइल में भी यकीनन इजाफा ही होगा। सो आवाम को चाहिए कि वो इस चीज़ को सीरियस लें, इसको कैजुअल ना लें। ठीक है, रमज़ान एक ऐसा मुकद्दस महीना है जिसमें हम सबको इबादत करनी होती है, और बड़े इसके हमारी जो
कल्चर है हमारा, एक कल्चर है हमारा, हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा हो बिल्कुल जाती ये है, जिम्मेदारी बनती है कि हम जिंदगी ख्याल बचाना। रखें जी दूसरों अच्छा, का भी और अपना भी। डॉक्टर साहब आप फरमा रही थी कि शायद दूसरों को अंदाजा नहीं है कि किस सूरत हाल में और किस कंडीशन में पेशेंट्स को लाया जाता है अस्पताल के अंदर, क्योंकि लोग बहुत कैजुअली ले रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि लोगों को किस कंडीशन में लाया जाता है और वो किन किन मसाइल से दरपेश होते हैं जब उनको अस्पताल लाया जाता है, जब आप उनको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो मैं समझती हूँ कम्युनिटी लेवल पे पेशेंट्स को फेस करना पड़ रहा है, वो मेरा ख्याल है मुझसे बहुत सारे लोग एग्री कर रहे होंगे कि जब एक पेशेंट जो सस्पेक्टेड केस होता है कोरोना का, बहुत सारे हॉस्पिटल उन पेशेंट्स को नहीं ले रहे होते, ठीक है, वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता कि उनको कोरोना की बीमारी है या कुछ और है, लेकिन हॉस्पिटल्स उनको जब तक टेस्ट की रिपोर्ट उनके पास नहीं होती वो हॉस्पिटलाइज नहीं करते। सो पेशेंट्स को एक तरह से मतलब प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है कि उन्होंने कहाँ जाना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स के बारे में उनको बताया हुआ है कि यहाँ आपको जाना है। सो सबसे पहला इशू तो ये वाला है, ठीक है। दूसरा इशू ये है कि जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनको खुद से सांस नहीं आ रहा होता है, वो एक मिजरेबल कंडीशन होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि खुदा न खास्ता जिसको कोरोना हो गया वो सारे इस सूरत हाल से दो-चार होंगे, लेकिन बिल्कुल हो सकता है जी। तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर आपको पता है कि पूरी उसके लिए लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होती हैं, पूरा हॉस्पिटल की क्रिटिकल टीम्स होती हैं, बहुत कुछ चाहिए होता है। सो मैं समझती हूँ कि जिस चीज़ का इलाज प्रिवेंशन में पॉसिबल है, क्यों ना हम उन एहतियाती तदाबीर को अपना लें, बजाय इसके कि हम उस कंडीशन में जाएँ कि जहाँ पे बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। राइट डॉक्टर साहबा, आपके अपने बच्चे हैं, आपकी अपनी फैमिली है, बड़े रिस्क पे हैं आप लोग एट द फोर फ्रंट, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों को? आपकी फैमिली भी कुछ महसूस करती होगी, कोई चीज़ें फील करती होगी लोगों को इस तरह बाहर फिरते हुए देखकर, क्या पैगाम देना चाहिए? यकीनन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो बात है आपकी बजा है कि जब डॉक्टर्स अपनी ज़िंदगियों को रिस्क पे लगा के सारा काम कर रहे हैं तो आवाम को भी उनके साथ ताउन करना चाहिए, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारी पॉपुलेशन के लोग इस तरह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जैसे आप कह रहे थे, सांस में दिक्कत होती है, तो यकीनन वो बंदा जिसको सांस में दिक्कत हो रही होती है वही बयान कर सकता है वो कैफियत क्या होती है। कोई भी बंदा अपना सांस थोड़ी देर के लिए बंद करके देख सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। सो प्लीज़ अपना एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, और क्योंकि इतने सारे लोग आपकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो अगर आप अपनी एहतियात कर लेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे मुतासिर होने से बच जाएंगे। सो हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन कम होगा और जल्द से जल्द हम इस वबा से भी छुटकारा हासिल करने में कामयाब होंगे, और ये सारा के सारा हमारी एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वबाई मर्ज है, एक से दूसरे को मुंतकिल होता है, तो इसीलिए एहतियात के ऊपर ज़्यादा फोकस है। राइट डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा से, जो कि पिम्स की कोरोना वायरस की आइसोलेशन वार्ड की सरबराह हैं। उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिलीज है, लेकिन फिर भी वो आप लोगों की जानें बचाने के लिए फोर फ्रंट के ऊपर है। लेकिन याद रखिए कि अगर आप लोग घरों से बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लग गए और कोरोना वायरस का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर हमारे पास डॉक्टर्स और नर्सें भी कम पड़ जाएंगी इलाज करने के लिए। अभी पहले ही कुछ डॉक्टर्स की शहादतें कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान के अंदर हुई हैं। खुदारा घर पे रहिए। और फोर फ्रंट पे कोविड-19 से लड़ने वालों की बात करें तो पुलिस का भी एक नाम आता है, क्योंकि सड़कों के ऊपर आप लोगों को घर पे बिठाने के लिए वो भी बैठे हुए हैं, वो भी खड़े हैं, वो भी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो दे रहे हैं। और पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए कि कितना मुश्किल कितना आसान है ये काम, हमारे पास डॉक्टर अकीला नियाज़ मौजूद हैं, जो कि ASP हैं, कोसार की मेडिकल डॉक्टर भी हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकीला नियाज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहला सवाल ये है कि क्या अभी और पहले जब आप लास्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में आई थी, तब और अब में अवाम के रवैये में कोई तब्दीली देखी आपने कोविड-19 को लेते हुए? थैंक यू अनीका फॉर हैविंग मी हियर अगेन। आई वुड से कि जब मैं लास्ट टाइम आपके शो में आई थी तब ये थोड़ी ज़्यादा हाइप इस पर क्रिएट हुई थी कि जी कोरोना है, सीरियस है, तो लोग थोड़ा ज़्यादा स्केयर्ड थे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल आर गेटिंग रेजिस्टेंट, थोड़ा सा उनको हो रहा है कि मे बी एज पाकिस्तानीज, बिकॉज वी हैव टेकन एंटी मलेरियल्स, वी हैव बीन वैक्सीनेटेड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, तो मे बी हम उतने सस्पेक्टेबल नहीं हैं, यानी ढीठ हो गए, थोड़े से लोगों में रेजिस्टेंस आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो एक तो मुझे लगता है कि ये वाला जो थोड़ा सा
نیریٹو ہے اس کو میڈیا ہیز ٹو بلڈ اٹ کہ ٹھیک ہے ابھی ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے ابھی ہمیں اس طرح اتنا بیڈلی افیکٹ نہیں کیا, لیکن ایٹ دس ویری اسٹیج وی کین ناٹ پریڈکٹ. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, خیر میڈیا تو بڑا ہم لوگ اس حوالے سے اویئرنیس کیمپینز بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ گھر پہ رہیں, لیکن اب لوگوں کی مرضی ہے وہ سنیں نہ سنیں. ہمیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. لیکن اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے, لیکن آبویسلی آپ سب کو پکڑ کے جیلوں میں بند نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک کرونا کا بریڈنگ گراؤنڈ بن جائے گا. ایسی صورتحال کے اندر جو وائلیٹرز ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے نبردآزما ہوتے ہیں؟ اس میں ہم نے تھوڑی سی جو اسلام آباد کے انسپیکٹر جنرل ہیں جناب محمد عامر ذوالفقار خان صاحب, تو انہوں نے پولیس کو تھوڑا سا یہ ڈائریکٹ کیا ہوا ہے کہ وی شوڈ ہیو اے سافٹ ایز ویل ایز اے ہارڈ پالیسی سائملٹینیسلی. اب کچھ لوگ اگر فیملیز کے ساتھ ہیں اور وہ ایک گاڑی میں زیادہ لوگ ہیں, بچے ہیں, فیملی ہے, تو ان کو ہم یوزلی اتنا بگ نہیں کرتے, ان کا چلان کر کے سمجھا کر وی ٹرائی ٹو کونسل دیم کہ اس طرح سے ہی غلط ہے ان کے لیے اور سب کے لیے. تو فیملیز والوں کو اور کچھ لوگ جو ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑے انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سمجھا کر ہی معاملہ ختم کریں. لیکن کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے میری جو ایریا آف رسپانسبلٹی ہے تو اس میں کچھ فیسز ایسے ہیں کہ جو میں روزانہ دیکھتی ہوں, تو ان پہ ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو ٹیکل دیم تھرو سم ادر وے یا اسٹرکٹلی. تو اس میں یہ ہے کہ کون کون سے طریقے آتے ہیں کیا جی اس میں ہم ایک ایف آئی آر کا ہے کہ ایک سیکشن 188 ہے پاکستان پینل کوڈ کا, تو اس میں یہ ہے کہ اینی ون ہو وائلیٹس دی گورنمنٹ پالیسی, تو اس کو پھر ہم اس کے تحت اریسٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم سیکشن 188 لگا دیتے ہیں. کچھ ہمارے پریونٹیو لا ہمیں کچھ دیتا ہے ایونیوز, ان کے تھرو بھی ہم کر لیتے ہیں. تو لیکن کچھ لوگوں پہ ہم ایف آئی آرس کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چلانس کے تھرو یا ادروائز کاؤنسلنگ کے تھرو سمجھایا جا سکے. اور ہمارے ہر ناکے پر ہمارے آئی جی صاحب کی یہی پالیسی کہ پہلے سلام پھر کلام. تو وی آلویز اسٹارٹ ویری رسپیکٹفلی, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ لوگ نہ سمجھیں یا کچھ ریزسٹنٹ ہو, کچھ سیم فیسز بار بار نظر آئیں, تو ان کو ڈیفینیٹلی سیم فیسز کی آپ بات کر رہی ہیں جو بار بار ایک عادی وائلیٹرز ہو جاتے ہیں, ان کو عادت ہے قانون توڑنے کی, چاہے چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو. ایسے لوگوں کو آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ انجوائمنٹ کے لیے نکل رہے ہیں یا پھر یہ کام پہ جانے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ obviously وہ لوگ بھی آمد و رفت ان کی کنٹینیوس ہوگی جو کہ دفاتر جا رہے ہیں, جو کہ اپنے کام پہ جا رہے ہیں. کیا یہ ویسے لوگ ہوتے ہیں